हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पूजा 02। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वर्ब। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट इज अ वर्ब, कि वर्ब होता क्या है। आप इमेज में देख सकते हैं कि हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आप सोचेंगे कि वर्ब ही इंपॉर्टेंट क्यों, तो इसका आंसर हमारे सेकंड टॉपिक में दिया गया है, सेकंड पॉइंट में। वाई इज अ वर्ब इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ब ही सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूं रिया, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट हुआ? नहीं ना। मैं बोलता हूं रिया बुक, अब भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने बोला रिया रीड्स अ बुक, तो अब आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि रीड्स एक वर्ब है, यानी वर्ब सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, एवरी स्टूडेंट नीड्स अ वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कंप्लीट सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होता है, चाहे सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो। जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो इसमें क्या वर्ब हो हमारा? फ्लाई। एंड वन मोर एग्जांपल, चिल्ड्रन प्ले, तो इसमें हमारा जो वर्ब है वो प्ले होगा। ऐसे ही जैसे हम बोलेंगे सी इज हैप्पी, तो हमारा वर्ब इज आएगा, यानी एक्शन हो या स्टेट, वर्ब हर जगह होता है। एक आपको याद रखना है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, कैन अ सेंटेंस बी कंप्लीट विदाउट अ वर्ब? आंसर नो, विदाउट अ वर्ब अ कंप्लीट सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म। यह पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्ब। अब हम जो वर्ब की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको समझते हैं। इमेज में आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि अ वर्ब इज अ वर्ड that express an action, a state or a occurrence। इस डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है हमारा एक्शन, मतलब कोई काम, जैसे रीड, राइट, रन, प्ले, सिंग, डांस। अब सेकंड जो हमारा है, अब उसको देखते हैं। जैसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा, रिया क्या कर रही है, तो अगर हम बोले रिया सिंगिंग ब्यूटीफुली, तो रिया क्या कर रही है? रिया सिंगिंग कर रही है, यानी सिंग्स जो एक्शन है वो शो कर रहा है, इसलिए सिंग्स हमारा वर्ब हुआ। अब सेकंड वर्ड देखो, स्टेट। स्टेट का मतलब हुआ किसी भी कंडीशन या सिचुएशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल द स्काई इज ब्लू, अगर हम इसमें क्वेश्चन करें स्काई क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, बस उसकी कंडीशन बताई जा रही है, वर्ब है इज। यहाँ इज एक्शन नहीं बता रहा, ये स्टेट बता रहा है। अब तीसरा वर्ड है ऑकरेंस। ऑकरेंस मीनिंग कोई इवेंट या कोई इंसिडेंट होना। अब एग्जांपल देखते हैं, द एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे, वर्ब इसमें आई हमारी हैपेंड, यानी एक इंसिडेंट हुआ, इसी को ऑकरेंस कहते हैं। अब लास्ट एग्जांपल देखिए, दे प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो क्वेश्चन ये कर रहा है दे, वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, सो वो फुटबॉल खेल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, मतलब प्ले। तो आपका ये एक्शन वर्ब हुआ प्ले। हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो वर्ब होता है वो हमेशा इन 3 में से एक का आंसर देगा। जैसे फर्स्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट डू, सेकंड, व्हाट इज द सब्जेक्ट, एंड थर्ड, व्हाट हैपेंड। अगर इनमें से किसी का भी आंसर मिल जाए तो समझ लेना कि वही हमें, हमारी जो वर्ब हमें मिल गई। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एग्जाम में सेंटेंस दिया हुआ होता है और हमें वर्ब को पहचानना होता है। तो बहुत सारी इजी ट्रिक्स होती है हमारी। इसमें से हम ट्रिक नंबर 1 देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है। मतलब एक एग्जाम्पल दिया होगा,
हमें उसमें ये देखना है कि क्या चीज हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल है, रिया रीड्स अ बुक। अगर हम क्वेश्चन करें व्हाट इज हैपनिंग, तो हमें आंसर मिलेगा रीड्स। तो यही हमारा वर्ब हो गया। अब जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बेबी इज स्लीपिंग, तो क्वेश्चन करेंगे कि बेबी क्या कर रहा है। सो हमें आंसर मिला स्लीपिंग। तो यहाँ एक्चुअल एक्शन स्लीपिंग है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो दोनों मिलाकर वर्ब फ्रेज बना रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ट्रिक नंबर 2 है व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग, कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है। ये हमारे 90% सेंटेंस में काम करती है। बस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें पूछना है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अगर हमें वर्ब मिल गया, अगर हमें ये पता चल गया कि क्या कर रहा है, तो हमें मानो कि वर्ब मिल गया। कभी कभी हमारा सिर्फ आईएनजी देखकर वर्ब डिसाइड नहीं करना, पहले पूरा सेंटेंस समझना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। अब हम देखते हैं मेन वर्ब। आपकी डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, द मेन वर्ब एक्सप्रेस द मेन एक्शन, स्टेट और ऑकरेंस इन अ सेंटेंस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब ही मेन वर्ब होता है। ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किस कंडीशन में है और ये क्या हुआ। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे रिया रीड्स अ बुक, सब्जेक्ट हमारा रिया है और मेन वर्ब हमारा रीड्स है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि रिया क्या कर रही है, तो हमें आंसर मिलेगा रीड्स। तो ये हमारी मेन वर्ब होगी। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। द एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे, मेन वर्ब आपका हैपेंड होगा, यानी एक इवेंट हुआ। ये ऑक्यूरेंस को शो करता है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखते हैं कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, जैसे शी इज रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज होगी, मेन वर्ब हमारी रीडिंग होगी। तो ये सब हमसे पूछा भी जाता है। फ्रेंड्स, अब तक हमने मेन वर्ब को समझ लिया है, लेकिन कई बार जो सेंटेंस होता है उसमें मेन वर्ब ही नहीं होती, उसके साथ एक और वर्ब भी आती है जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, a helping verb helps the main verb to show tense, mood और voice। अगर हम इसे बोलें कि helping verb खुद एक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ मेन वर्ब की हेल्प करता है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम स्टडिंग, यहाँ एम हेल्पिंग वर्ब है और स्टडिंग मेन वर्ब है। तो क्वेश्चन पूछेंगे मेन एक्शन क्या होता है, तो स्टडिंग। तो एम सिर्फ उस एक्शन की हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज फिनिश द वर्क, यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश जो है हमारी मेन वर्ब है। हमें ये बताता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये हमें ये बताता है कि जैसे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं इसमें, इज, एम, आर, वॉज, वो, बी, बीइंग, हैज, हैड, हैव, डू, डज, डिड, विल, शैल, एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हमारा कंप्लीट वर्ब फ्रेज बन गया। जैसे सी इज रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब इज हमारा इज आएगा, मेन वर्ब हमारा रीडिंग आएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एक्शन वर्ब। एन एक्शन वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, यानी कि एक्शन वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है तो वहां एक्शन वर्ब होगा। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। द बॉय प्लेज फुटबॉल, अगर हम इसे क्वेश्चन करें कि बॉय क्या कर रहा है, तो हमें आंसर मिलेगा प्लेज फुटबॉल, यानी कि जो वर्ब है हमारी प्लेस होगी और ये हमारा एक्शन वर्ब होगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक, अब हम क्वेश्चन करेंगे कि वह क्या कर रही है, तो हमें आंसर मिलेगा रीड्स। तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा रीड्स होगा।
एक बात हमें याद रखनी है, एक्शन वर्ब हमेशा किसी न किसी एक्शन को शो करता है, जैसे कि रीड, राइट, रन, प्ले, सिंग, डांस एक्सेट्रा। हमें ये याद रखना है कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, जो हमें आंसर मिला वही हमारा वर्ब होगा। अब हमें एक और इम्पोर्टेंट टाइप को पढ़ते हैं जो कि है लिंकिंग वर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट हैं एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में कंफ्यूजन हो जाती है। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट विद मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसकी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता है, ये एक्शन नहीं बताता। अब हम देखते हैं इसमें, जैसे हमारे लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, बिकम, सीम, लुक, फील, साउंड, टेस्ट, स्मेल, ये सारे हमारे लिंकिंग वर्ब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे इज को कोई एक्शन नहीं बता रहा, ये सिर्फ शी को अ गुड गर्ल से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। वन मोर एग्जाम्पल, द म्यूजिक साउंड्स नाइस, म्यूजिक कोई एक्शन नहीं कर रहा, साउंड्स सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये भी लिंकिंग वर्ब है। तो हमें याद रखना है कि जो एक्शन वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट कुछ न कुछ करते हैं, लिंकिंग वर्ब जो होते हैं सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। A transitive verb needs an object to complete its meaning। अगर हम इसे पढ़ें तो क्या बोल रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एक एग्जांपल से देखते हैं हम। She reads a book, सब्जेक्ट हमारा सी है, वर्ब हमारा रीड्स है और हमारा ऑब्जेक्ट अ बुक। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे सी रीड्स व्हाट, तो अगर हमें आंसर मिल रहा है अ बुक, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई ईट एन एप्पल, तो हमारा क्वेश्चन हम करेंगे आई ईट व्हाट, सो हमें आंसर मिलेगा एन एप्पल, यानी कि ऑब्जेक्ट मिल गया, इसलिए जो वर्ब है हमारा ट्रांजिटिव है। एक हमें बात याद रखनी है कि वर्ब के बाद व्हाट या whom पूछना है, अगर आपको आंसर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब हम नेक्स्ट जो टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये देखते हैं। जैसे कि एन इंट्रांजिटिव वर्ब्स डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स फ्लाइज, अगर हम क्वेश्चन करें बर्ड्स फ्लाई व्हाट, तो कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे द सन शाइन्स, तो क्वेश्चन करेंगे सन शाइन्स व्हाट, तो हमें कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमें याद रखना है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट चाहिए। एग्जांपल, शी रीड्स अ बुक, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अब तक हम वर्ब के कई इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, रेगुलर वर्ब। इमेज में आपके डिफिनेशन दी हुई है। अ रेगुलर वर्ब फॉलोज द यूजुअल रूल टू फॉर्म इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें पास्ट फॉर्म यानी कि V2 और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 बनाने के लिए आमतौर पर हमें ED या D जोड़ते हैं, यानी ये एक फिक्स्ड रूल फॉलो करते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, यहाँ वर्क V1 है, वर्कड V2 है और हमारा वर्कड ही V3 भी है, तो हमें सिर्फ ईडी लगाया है, हमारा V2 और V3 बन गई। जैसे वन मोर एग्जांपल, प्ले, प्लेड, प्लेड, इसमें भी वही हमने ईडी जोड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, इसमें भी हमने ईडी ही जोड़ा है। तो हमें एक चीज याद रखनी कि एग्जाम में अगर किसी वर्ब की V2 और V3 ईडी या डी से बनती है
तो पहला आंसर रेगुलर वर्ब ही सोचना है आपको, जैसे ओपन ओपन्ड, क्लीन क्लीन्ड, वॉच वॉच्ड, कुक कुक्ड, ये सारे हमारा रेगुलर वर्ब्स होते हैं। हमें हर ईडी वाला वर्ड रेगुलर वर्ब भी नहीं बताना कि ये रेगुलर वर्ब है, लेकिन जो वर्ब नॉर्मल रूल फॉलो करता है उसे रेगुलर वर्ब हम कहते हैं। अब हम देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब के अपोजिट को रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन है, एन इर्रेगुलर वर्ब डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल टू फॉर्म इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। यानी ये वर्ब ईडी का रूल फॉलो नहीं करते, इनके फॉर्म्स अलग होते हैं और इन्हें याद भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गोन। तो हमें ध्यान देना है, गो का पास्ट गोड नहीं होता, वेंट होता है, और V3 हमारा गोन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईच, एट, ईटन। तो हमारा जो है इसमें भी सारा का सारा चेंजमेंट है। जैसे नेक्स्ट, सी, सो, सीन। अब हमारे कुछ ऐसे एक टिप्स मैं आपको दे देती हूँ कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ इरेगुलर वर्ब्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, सी, सो, सीन, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इन फॉर्म्स को रोज रिवाइज करना है आपको। अब हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब। जैसे कि अ फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलता है। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे सी प्लेज फुटबॉल। यहाँ वर्ब है प्लेस, अगर सब्जेक्ट बदल कर दे कर देते तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे प्ले फुटबॉल। तो हमारा अगर सब्जेक्ट बदला तो वर्ब भी बदल जाएगा, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब होते हैं। एक हमें ट्रिक याद रखनी है, जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है या टेंस के हिसाब से बदलता है या सेंटेंस को कंप्लीट करता है, ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ये हमारे फाइनाइट वर्ब की पहचान है। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलते। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वैसे का वैसा ही रहता है। ये सेंटेंस के मेन वर्ब नहीं होता, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि फाइनाइट वर्ब हमारा क्या है, सब्जेक्ट और टेंस को हिसाब से बदलता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है कभी नहीं बदलता। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये याद भी रखना है। इमेज में 3 टाइप्स दिए गए हैं, जैसे इन्फिनिट, जेरेंड और पार्टिसिपल। फ्रेंड्स, अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा टाइप पढ़ते हैं, जिसका नाम है जेरेंड। जैसे कि लिखा है, अ जेरेंड इज द ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड एज अ नाउन। ये हर ing वर्ड जेरेंड नहीं होता, ये हमें याद रखना है। जब वर्ब प्लस ing सेंटेंस में नाउन का काम करता है तब उसे हम जेरेंड कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो आंसर मिलेगा स्विमिंग। यहाँ स्विमिंग किसी काम को नहीं बल्कि एक एक्टिविटी को नाउन की तरह शो कर रहा है, इसलिए स्विमिंग एक जेरेंड है। फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। यहाँ रीडिंग हमारा जेरेंड है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या एंजॉय करता हूँ, मैं क्या एंजॉय करता हूँ, तो हमारा आंसर आएगा रीडिंग नॉवेल्स, इसलिए ये भी जेरेंड है। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हर आईएनजी वर्ड को जेरेंड मान लेते हैं, ये गलत है। हमारा आईएनजी प्लस नाउन का काम जेरेंड होता है, आईएनजी प्लस एडजेक्टिव का काम प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल। A participle is a non-finite verb that works as an adjective। यानी कि पार्टिसिपल नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या कंडीशन को बताता है। ये मेन टाइप्स होते हैं इसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब इनको हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। फॉर एग्जांपल, द रनिंग बॉय वन द रेस। कौन सा बॉय?
रनिंग बॉय, यहाँ रनिंग लड़की की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हम देखते हैं दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। द ब्रोकन वेस फेल ऑन द फ्लोर। क्वेश्चन, कैसा वेस? तो ब्रोकन वेस, यहाँ ब्रोकन वेस की कंडीशन बता रहा है। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब हम पढ़ते हैं मेन वर्ब, जो इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन मानी जाती है। टेंस, एडजेक्टिव, एक्टिव, पैसिव, नरेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब जगह ये वर्ब्स का यूज होता है। इमेज को, टेबल को ध्यान से देखना है। हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। V1 मतलब कि बेस फॉर्म, ये वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल रीड। पास्ट फॉर्म ये V2 होती है, यानी कि रीड। इसको हम रेड भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, रीड, रेड। एंड रीड की स्पेलिंग V1 और V2 में सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट पॉइंट्स हैं। एंड V3 होती है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि रेड। तो हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें V ये वर्ब प्लस ing भी फॉर्म होती है, जैसे रीडिंग। V5 में सिंगुलर फॉर्म होती है, जैसे रीड्स। याद रखना है V1 प्रेजेंट को, V2 पास्ट को, V3 परफेक्ट को, V4 ing फॉर्म और V5 ही, शी, इट के साथ में आएगा। अगर ये ट्रिक याद रख ली तो वर्ब्स फॉर्म कभी नहीं भूलेंगे। रोज सिर्फ 10 वर्ब्स की V1 से V5 तक प्रैक्टिस कीजिए। एक महीने में आप 300 से भी ज्यादा वर्ब्स की फॉर्म याद कर लेंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगी। फ्रेंड्स, अब हम वर्ब चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। का मतलब है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होनी चाहिए। अब हम कुछ रूल्स को देखते हैं। रूल नंबर 1 है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल जैसे शी रीड्स अ बुक, यहाँ सब्जेक्ट ही शी है, शी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब रीड्स भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। रूल नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जैसे कि दे रेड बुक्स, यहाँ सब्जेक्ट दे है, दे प्लूरल है, इसलिए वर्ब रेड यूज हुआ है। रूल नंबर 3 ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीडे, सारे के सारे सिंगुलर वर्ब होते हैं। एंड रूल नंबर 4 आइदर और, नाइदर नोर, सारे के सारे हमें देखने हैं और यहाँ जो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट जैसे फ्रेंड्स, इसलिए आर यूज हुआ है। अगर सेंटेंस होता आइदर हिज फ्रेंड्स और राम इज कमिंग, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट राम होता है, इसलिए इज यूज होता है। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 है देयर इज, देयर आर, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। क्वेश्चन, बुक्स सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल, इसलिए आर यूज हुआ है। कभी कभी सिर्फ वर्ब मत देखना, पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, फिर वर्ब चूज करना। ये ट्रिक आपको बहुत क्वेश्चन सही करवा देगी। अब हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं सबसे ज्यादा कौन सी ग्रामर मिस्टेक करते हैं। हमेशा रॉन्ग एंड करेक्ट सेंटेंस दिए गए होते हैं और उनमें मिस्टेक्स बहुत होती है। एरर नंबर 1, जैसे इमेज में दिया गया है ही गो टू स्कूल, तो जो हमारा रूल होगा वो होगा ही गोज टू स्कूल, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। एरर नंबर 2 दे वाज प्लेइंग, तो हम इसमें लिखेंगे दे वो प्लेइंग, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब वर यूज होता है। रूल नंबर 3 शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम आएगा, डोंट लाइक नहीं आएगा, क्योंकि ही, शी, इट के साथ डज नॉट यूज होता है। एंड एरर नंबर 4 आई हैव वेंट, तो हम यूज करेंगे आई हैव गॉन। रूल है हमारा हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा V3 आती है। वेंट V2 है और गॉन V3 है। एरर नंबर 5 देयर इज मैनी स्टूडेंट, तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। देयर आर मैनी स्टूडेंट, क्योंकि प्लूरल्स के साथ प्लूरल्स होता है।
सो ग्रामर में सिर्फ रूल्स को याद रखना काफी नहीं होता, गलतियां पहचाननी भी है और वो भी इम्पोर्टेंट होती है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा। आपके लिए 5 एमसीक्यूज इमेज में दिए गए हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन सब के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको आज ये वर्ब का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। Thank you so much for watching. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next class. Have a wonderful day. Bye bye.